तो सब लोग ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, ओम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग अपना ओम्स लॉ दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। कुछ चीज़ें पहले जान लीजिए जो आपको आगे यूज में आने वाली हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, इसकी लंबाई एल है, लंबाई क्या है एल। वायर ऐसा ही होता है ना, मार्कर के जैसा, ये थोड़ा मोटा है वो पतला होता है। तो ये जो सामने वाला होता है ना, इसको बोलते हैं एरिया, या इसको विड्थ बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ, हाँ ये वाला को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। एक और वायर है और इसकी लंबाई कितनी है एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। जल्दी से सब लोग बताइए सोच के कि इन दोनों वायर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन हो सकती है, कौन सा ऐसा खासियत है जो कॉमन हो सकती है। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पहले बताया है ना आप लोगों को। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक खासियत होती है किसी भी वायर की जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध करता है। तो अगर हमने लंबाई और एरिया को फिक्स कर दिया, और अगर दोनों सिमिलर वायर है, सिमिलर वायर का मतलब कि अगर ये कॉपर है और ये भी कॉपर है, तो ये दोनों का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस। अरे बोलो ना, जितना रेजिस्टेंस इस कॉपर वायर का होगा उतना ही इस कॉपर का वायर का होगा, क्योंकि दोनों कॉपर वायर ही हैं। और बदल कैसे सकता है रेजिस्टेंस का वैल्यू, लंबाई और चौड़ाई बदलने पर। लेकिन मैंने लंबाई को क्या कर दिया फिक्स, एल दोनों का, और एरिया भी दोनों का सेम है, इसलिए रेजिस्टेंस ही एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर दो या दो से अधिक चीज़ों का अगर वैल्यू सेम आता है तो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट। तो कभी भी वायर में अगर हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, रेजिस्टेंस। समझ में आया। ये सब चीज़ें हैं जो आगे यूज होने वाली है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहले मैंने एक चीज़ करवाई है आप लोगों को, उस पर आ जाता है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है प्राइस और यहाँ पर लिखा हुआ है पेन, नंबर ऑफ पेन, तो 5 रुपये में कितना कलम आएगा, 5 में कितना आएगा 1, 10 रुपीज़ में 15 में कितना होगा, और 20 में कितना होगा 4। ये सिंपल है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्राइस विथ द नंबर ऑफ पेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कर देता हूँ, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से इक्वेशन नहीं बनता है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बराबर देना होगा, बराबर देता हूँ। बराबर देने पे देखो बराबर कैसे होगा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 1 है, तो मुझे 5 में यहाँ से क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 10 है, कितना से मल्टीप्लाई, कितना से, फिर से बताइए, 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है और उससे जब बराबर का साइन देते हैं तो एक आता है नंबर, है ना। और देखिए अगर ध्यान से, तो ये सब नंबर क्या है, सेम है। और जब सब नंबर सेम होता है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी बताया गया था, कांस्टेंट। फिर से दोबारा करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन से बराबर आता है तो एक चीज आती है और वो क्या होती है, कांस्टेंट। समझ में आया। तो जहां कहीं भी आपको इस वाले साइन से यहाँ पे आओगे तो ये कांस्टेंट आएगा। जैसे आपने पहले भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है ना, कूलम्ब्स कांस्टेंट पढ़ा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिएगा, जहाँ कहीं भी ऐसा आएगा और इससे बराबर आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट के जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसका, वायर का। अरे बोलो ना यार, दो चीज़ें समझ में आई हैं कि जहाँ कहीं भी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे, आर, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बराबर का साइन आएगा तो क्या लेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं लैब में। लैब अभी गए नहीं है, बट इमेजिनेशन करते हैं कि लैब में गए हुए हैं। लैब में जब जाओगे तो ये दो मशीन आपको मिलेगा। एक मशीन है, V से क्या डिनोट होता है, वोल्ट मीटर, और A से क्या डिनोट होता है बताओ, A मीटर। ये दोनों आपको मिलेगा। पहले ये दोनों अलग अलग रहता था और अब साथ में आता है। लैब में चल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो अलग अलग वाले में वायर को जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम रहता था, अब तो साथ में है तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। बट जब ये दोनों अलग अलग हैं या साथ में, उससे कोई डिपेंड, मतलब उससे कोई चीज़ निर्धारित नहीं होता है। मेन है कि इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है, जुड़ाव है। इसका जुड़ाव है किसके साथ, इसके साथ, है ना। इसको एक वायर से हमने जोड़ लिया, ऐसे वायर से हमने जोड़ लिया। अब ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, डेली लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन फ्लो ऑफ वाटर के साथ क्या है, बोलो बोलो,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ाऊंगा तो फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज में चेंज लाऊंगा तो करंट में चेंज आएगा। वोल्टेज मीन्स क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो ना। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक एथी रहता है, क्या बोलते हैं, गोल, जिससे वॉल्यूम नहीं होता है इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला, वैसा। तो एक ऐसा गोल दिया हुआ रहेगा यहाँ पर मान लो, और इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। इसको जैसे ही मैं ऐसे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये बढ़ने लगेगा। ये जो यहाँ पे ये जो लाइन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? एक निडल है जो ये शो कर रहा है कि अभी ये कितना पे है? 0 पे है। और यहाँ पर वो करंट वाला है, देखो ये भी कितना शो कर रहा है? अभी 0 कर रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को शो करवाऊं और यहाँ पे मैं किसको शो करवाऊं? मतलब जल्दी से, करंट को। वोल्ट मीटर किसको करेगा? वोल्टेज को। ए मीटर किसको करेगा? करंट को। तो मैंने ये देखा कि जब कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब अगर 0 वोल्टेज है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा था? 0। अगर प्लेन धरती है, प्लेन धरती, तो पानी का फ्लो क्या होता है? 0। फ्लो नहीं करता है पानी। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा ऊंचाई देते हो तो पानी फ्लो करता है। ऊंचाई देने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पानी फ्लो करेगा। तो अब मैंने क्या किया? वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया, है ना। अब ये वोल्टेज जो होगा वो वोल्ट में हो सकता है, तो मैंने वोल्टेज को कितना कर दिया? 2 वोल्ट कर दिया। वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्टेज का। 2 वोल्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये कितना हो गया? बतलाओ। 20 एम्पियर हो गया, या 20 मिली एम्पियर कर देता हूँ इसको। 20 कितना हो गया? मिली एम्पियर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 था तो कितना था? 2 किया तो कितना हो गया? ये हम लैब में करेंगे हम लोग। ऐसे तो लैब में सब अच्छा काम करता है, बट एक आध मशीन है जो मोहन कंपनी का है, तो उसमें ये जाएगा 1 पे तो उन्हें चल जाता है कहाँ तो, और ये जाएगा 2 पे तो नियम फॉलो नहीं करता है वो। बट अच्छा वाला से करेंगे हम लोग। तो 0 पे है तो 0, 2 पे है तो कितना? 20। यहाँ पे 4 पे कर देता हूँ, 4 है ना यहाँ पे, 4 पे होगा तो कितना हो जाएगा? 40। और ये अगर मैं 6 पे करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 60। बोलो हाँ या ना। अब मुझे जल्दी से बतलाओ, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? जैसे वहां पर रिलेशन था प्राइस का पेन के साथ, कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो ना यस और नो। यानी देखो, करंट जो फ्लो कर रहा है वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वोल्टेज के। अरे बोल दो। अच्छा, प्राइस का रिलेशन पेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पेन का रिलेशन प्राइस के साथ कैसा होगा? डायरेक्टली ना होगा। कलम की संख्या बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। कलम की संख्या घटेगी तो प्राइस, हाँ, तो पलट सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, क्या लिख सकता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ जल्दी से, इस वाले साइन से बराबर का निशान लाना है तो इसमें भी लाएंगे। V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था? कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? कांस्टेंट। इनटू क्या हो जाएगा? I। अरे बोल दो। फिर V वैसे ही छोड़ दो। कांस्टेंट क्या लेना है? शुरू में बता दिया था मैंने, इसीलिए कि कंफ्यूजन हो। क्या लेना है बतलाओ? R। इनटू क्या हो जाएगा? I। इसको अच्छे तरीके से अरेंज करो तो क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर। और ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, यही है ओम्स लॉ का इक्वेशन। ये क्या है? ओम्स लॉ का इक्वेशन है। अच्छा, ये जो लिखा है ना यहाँ पर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बोलोगे सर टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों किया गया है? बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर के बदलने से, है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम या ज़्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर को लैब में क्या कर दिया गया? कांस्टेंट। हाँ, लैब में आइसो कांस्टेंट होता है। अब इस रूम में टेम्परेचर कितना बढ़ेगा घटेगा? बहुत कम घटेगा या बढ़ेगा, है ना। वो थोड़ा सा घटता बढ़ता है तो उसको नहीं लिया जाता, निग्लिजिबल होता है वो। समझ में आया कि नहीं? पक्का? ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका स्टेटमेंट। ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है ना, स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा जल्दी बताइए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर
ये लैब में हम कर रहे हैं और टेम्परेचर को क्या रखा है हमने, कांस्टेंट। तो क्या हो रहा है, द करेंट, जो करंट है क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, थ्रू ए वायर और क्या लिखेंगे, कंडक्टर। वो क्या है बतलाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या है बतलाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, बताओ जल्दी से, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स। अरे एक वायर है तो उसका दो एंड होगा ना, तो उस दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल वोल्टेज लगाया गया है। बैटरी कहाँ लगती है, दो एंड पॉइंट पे, वायर के एंड पॉइंट पे क्या लगती है, बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये अपना यूज कर सकते हो, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर लगा देना यहाँ पर, और क्या मेन ये लाइन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ से भी काम चल जाएगा, बट वो थोड़ा सा ऐड कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बतलाना पड़ेगा ना कि वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई किए हो। वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई होता है, दो वायर के बीच में। देखिए देखो यहाँ पे समझो, ये मान लो बैटरी है या सेल है, तो इधर क्या हो गया प्लस, इधर क्या हो गया माइनस, तो ई कौची हो गया, हायर पोटेंशियल, ई कौची हो गया लोअर पोटेंशियल। जैसे ही हमने वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, वायर से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। सिंपल सी बात, यही तो यहाँ पे हो रहा था, ठीक है ना। अरे बोलो जल्दी से, आप सवाल करो, कोई दिक्कत आपको नजर आ रहा है तो देखो क्या है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, और उसको डिराइव करके लाओ। तो यहाँ से ऐसे होते होते ऐसे पहुँच जाना है, ठीक ना। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक। और तीसरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन, स्टेटमेंट। वो बोलेगा व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। पॉज कर लो अभी, ध्यान दीजिए। हमने जान लिया कि V जो होता है वो क्या होता है, बतलाइए। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इसमें कितने क्वांटिटी हैं बताइए, फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 3, एक और ये कौन सा हो गया, 2, और ये कौन सा हो गया, 3। इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और एक निकालने के लिए कह देगा, निकल जाएगा, है ना। अभी क्वेश्चन पढ़ के खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा चीज़ दिया हुआ है उसमें, कौन नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इसमें कुछ चेंज लाते हैं। मुझे एक बात बताओ, V को यहाँ रख सकते हैं, बोलो जल्दी से, और R यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या में आ जाएगा, डिवीजन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बतलाओ, I। तो I का रिलेशन वोल्टेज के साथ कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस के साथ कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली। यानी सवाल उठेगा कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। ये सब कहाँ से आया है, जस्ट इससे आया है, ठीक है। और ये सही बात भी है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ये लॉजिकल भी लगता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया। अभी और देखो, V को यहीं पे छोड़ दो और इस बार किसको लेके आ जाओ, I को, और बराबर क्या हो जाएगा, R। और R क्या होता है हमेशा, बोला था ना अभी, क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि सच में होता है ऐसा, एकदम होता है। देखो कैसे, V कितना था बताओ जल्दी से, 2, तो I कितना था 20, ये कितना था 4, ये कितना था 40, ये कितना था 6, तो ये कितना था 60। जल्दी बतलाओ कितना आएगा, 1/10। कितना आएगा, कितना आएगा, अरे बोलो ना यार। और ये हर बार आया सेम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी ये साबित हो गया कि जब V और I का रेशियो निकालते हैं, है ना, तो वो हमें किसका वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस का, जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा और देखो, अभी हम लोगों ने जान लिया R बराबर क्या होता है बतलाओ, V/I। R मीन्स क्या होता है बतलाओ, रेजिस्टेंस। R मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में 2 डिफिनीशन लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ क्या, बोलो बोलो, वोल्टेज, एंड नीचे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दो, क्योंकि डिपेंड करता है वोल्टेज पे ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, करंट। ये आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, अगर एग्जाम में लिख दोगे तो काटेगा नहीं वो, लेकिन ये इमरजेंसी में करना है क्योंकि बना के लिख रहे हो आप। नहीं तो रेजिस्टेंस का एक बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है, बताया था ना मैंने, इट इज ए क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट कैन
अपोज करता है। क्या क्या अपोज करता है? अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या करे? विरोध करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो दो डिफिनीशन हो गया, एक ये और एक ये दूसरा। तो दूसरा ज़्यादा बढ़िया है ना। पहला वाला तो मैंने बोला ना कि इमरजेंसी के लिए उसको तैयार करके रखना है, ना पता रहेगा तो बोल देना है, ठीक है। अब एक और चीज़ लास्ट, नहीं ये बार पक्का लास्ट है, रुको देखो। R बराबर क्या जान लिया हम लोग, बतलाओ? V बटा I। V मतलब क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज का क्या होता है यूनिट? वोल्ट। I मीन्स क्या होता है? करंट। करंट का क्या होता है बतलाओ? एम्पियर। I मीन्स क्या होता है? एम्पियर। अब देखो, अगर हम इसके नीचे बटा का निशान लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बतलाओ। वोल्ट पर एम्पियर। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है वोल्ट पर एम्पियर, या ऐसे इसको बोला जा सकता है वोल्ट पर एम्पियर। जल्दी से सब लोग मिलकर बतलाओ। जूल पर कूलम्ब का एक और नाम क्या था? वोल्ट, है ना। कूलम्ब पर सेकंड का क्या नाम था? एम्पियर। वैसे ही वोल्ट पर एम्पियर है, इसका भी एक नाम है, क्या? ओम। इसका क्या नाम है बतलाओ? ओम। यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 ओम होता है। अब यहां से सवाल आएगा एगो जो हर साल आता था, 1947 से लगता रहा है, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करो। कर लोगे ना सब लोग? सब लोग मिलके करो। 1 ओम इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ना। वोल्टेज कहां से है? ओम जो है वो ऐसा यूनिट हो गया किसका? रेजिस्टेंस का, या वोल्ट पर एम्पियर, ये दोनों हो गया। अब 1 ओम इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो आगे, व्हेन, कब? व्हेन, यहां पे देखो 1 एम्पियर है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करेंट क्या करेगा? वो फ्लो करेगा, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करने में पढ़ा? बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार, 1 ओम इज द अमाउंट ऑफ व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बना बना के अगर करिएगा ना तो एकदम याद आसानी से हो जाता है। सबको समझ में आया? और ये जो मैं करवा रहा हूँ 1 ओम का डिफिनीशन, ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 9th क्लास से कर रहे हैं आप। तो आसानी हो जाएगी जब आप इसको समझ के अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया ना? चलो बंद करो यार अब।